अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून की थर्ड एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसकी राइटर ज़ोया अली शाह हैं। मेरे चैनल उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। शामिर शामिर, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मगर मीरब का निकाह करके तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया है। शामिर और मलक ज़ुबैर को आपस में इतने तल्ख अंदाज से बात करते हुए देखकर रिफत बेगम तो मुजरिमों की तरह एक तरफ छुपकर बैठी थी। तुम ये कैसे तुमने ये कैसे मेरी बेटी का हाथ मुझसे पूछे बिना रोमान शाह के हाथ में दे दिया? तुमने शायद इनकी उम्र में फ़र्क नहीं देखा। पापा, शायद आपको पता नहीं, मगर मीरब की खुद की पसंद है ये। और शायद आपको भी ये पता नहीं था कि आपकी लाडली बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, और वो भी रोमान शाह के लिए। शामिर, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस पापा, यही तो आपकी गफलत थी कि आपको पता नहीं चला कि कब मीरब अपने बचपने में से इतने आगे निकल गई कि इसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश की है। रोमान शाह मीरब की जिद बन चुका था। अगर मीरब को वो नहीं मिलता तो मीरब दोबारा भी अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। तो सॉरी पापा, मैंने जानबूझकर अपनी बहन की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता था। शामिर अपने बाप को एतमाद में लेकर सारी बात बता रहा था। पहले तो मलक ज़ुबैर काफ़ी भड़क उठा था, मगर शामिर ने सारी हकीकत से आगाह किया तो मलक ज़ुबैर खामोशी से बेड पर बैठ गए। शामिर, अब आगे क्या करना है? मलक ज़ुबैर ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए थके-थके से अंदाज में पूछा। करना क्या है पापा? मीरब की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मीरब की रुखसती करेंगे, मगर पहले मीरब अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से मुकम्मल करे। ठीक है। बस पापा, अब आप अपने सर पर कोई टेंशन मत सवार कर लेना। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। मीरब का रिश्ता रोमान शाह के साथ जुड़ना था, खुदा की तरफ से ही लिखा था। मगर शामिर, मेरे दिल में अजीब अजीब सा डर है। मलक ज़ुबैर किसी गहरी सोच को सोचते हुए अपनी बेटे की तरफ देखकर बोला। अगर कल को रोमान शाह ने इससे ज़बरदस्ती के निकाह को अपनी अना का मसला बना लिया और हमारी बेटी को कोई तकलीफ दी, या कल को खुदा न खास्ता मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो मलक ज़ुबैर के चेहरे पर एक बाप वाली परेशानी नजर आ रही थी। इसकी फिक्र आप ना करें पापा, मीरब सिक्योरिटी का इंतजाम मैंने कर लिया है। मुझे भी तो पता चले कि मीरब की सिक्योरिटी के लिए तुमने क्या इंतजाम किया है। मैंने भी रोमान शाह की बहन के साथ निकाह कर लिया है, और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहकर भी मीरब को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्या तुमने भी निकाह कर लिया है? रिफत बेगम बेचारी हैरत से बेड से उठ खड़ी हो गई। शामिर, ये तुम दोनों बहन भाइयों ने क्या किया है? मेरे कितने अरमान थे तुम दोनों की शादी को लेकर, मगर ये तुम दोनों बहन भाइयों ने तो चोरों की तरह निकाह कर लिया है। रिफत बेगम को शामिर के निकाह का सुनकर गुस्सा आ रहा था। परेशान न हो मामा, आपकी बहू खूबसूरत है। चुप कर जाओ शामिर, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। मामा, कसम से आपकी बहू बहुत खूबसूरत है और बहुत मासूम है, और डरपोक तो इतनी है कि मेरा नहीं ख्याल वो कभी आपसे झगड़ा करेगी, और तुमने इस डरपोक लड़की को डराकर जबरदस्ती निकाह कर लिया। शर्म करो। शामिर, मैंने तुम दोनों भाई बहनों की ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। तो मामा, हम दोनों बहन भाइयों ने भी निकाह किया है, भाग थोड़ी गए हैं जो आप अपनी परवरिश पर उंगलियां उठा रही हैं। शामिर इस वक्त हंसते हुए अपनी माँ का मूड नॉर्मल कर रहा था। जिस तरह का तुम दोनों ने निकाह किया है, इससे तो अच्छा था कि भाग ही जाते। तौबा नाउज बिल्ला मामा, कैसी बातें कर रही हैं? शामिर बहुत शरीफ बनकर अपने कानों को हाथ लगाता हुआ तौबा तौबा कर रहा था, जिसको देखकर इसकी माँ और मलक ज़ुबैर की हंसी छूट गई। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम दोनों बहन भाई, रिफत बेगम ने बहुत बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे को देखते हुए कहा। शामिर अपने रूम में आकर लेटा तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था, जब रोमान शाह की बाहों में मिरहा लहराते हुए गिर के बेहोश हो गई थी। शामिर को मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं ये निकाह के 3 बोलों की ताकत थी, या शामिर के दिल में पहली नजर का मोहब्बत का असर था, मगर शामिर को सच में इस वक्त मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। यार, कितनी डरपोक थी तुम। अपने भाई की जरा सी ऊंची आवाज से ही डर के बेहोश हो गई हो। मेरी नाजुक सी जान, आपने इतने बड़े एएसपी को कैसे संभालोगी? एएसपी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। रोमान, मिरहा को क्या हुआ था? तुम इसे हॉस्पिटल लेके क्यों गए थे? रोमान शाह के हाथ में दवाइयां थी, जिनको देखकर रोमान शाह की माँ ने इससे सवाल किया था। ये दवाइयां किसकी हैं? तो मजबूरन रोमान शाह को ये बताना पड़ा कि हाँ, मिरहा बेहोश हो गई थी और इसे हॉस्पिटल ले गया था। वैसे भी ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी जिसे रोमान शाह अपनी माँ से छुपा सकता था। मिरहा, तो तुम अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने गई थी, तो फिर तुम कहाँ चली गई थी? ड्राइवर तुम्हारा इंतजार करके ढूंढ ढूंढ के घर आया है। रोमान शाह की माँ बेहद
हद से ज्यादा मिरहा पर चिल्ला रही थी। मिरहा डर के मारे रोमान शाह के पीछे छुप रही थी। अम्मी जान प्लीज आप मिरहा पर गुस्सा मत करें, वो मेरे साथ थी और बाकी की सारी बात मैं आपको बता दूंगा, मगर प्लीज आप मिरहा पर इस तरह गुस्सा नहीं करेंगी। क्यों गुस्सा नहीं करूंगी? आज अगर जिंदगी में पहली बार इसको घर से अकेले भेज दिया तो इसने मुझे इतना परेशान कर दिया। मेरी जान निकल रही थी ये सोच सोच के कि ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं इसके साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया, और कितने आराम से तुम्हारे सामने घूमती हुई आ रही है। अम्मी जान प्लीज समझने की कोशिश करें, इसको रूम में जाने दें, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। इतनी लापरवाह नहीं है हमारी मिरहा। क्यों घूमती फिरेगी? आखिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो घर नहीं आ सकी। अब की बार रोमान शाह का लहजा थोड़ा सर्द था, जिसको देखते हुए रोमान शाह की माँ चुप कर गई, क्योंकि इसका बेटा नॉर्मली इस अंदाज में अपनी माँ से कभी बात नहीं करता था। चलो मिरहा बेटा, आप अपने रूम में चलकर आराम करो, और ये आपकी दवाएं हैं। कुछ खाने के बाद आपको ये रात को ये दवा दोबारा लेनी है। मिरहा के रूम में जाने के बाद रोमान शाह अपनी माँ के हाथ पकड़कर इन्हें अपने रूम में अपने साथ ले आया। घर में काफी नौकर चाकर मौजूद थे और रोमान शाह बिल्कुल नहीं चाहता था कि नौकरों के सामने मिरहा के निकाह वाली बात को अपनी माँ को बताए। इससे अपनी बहन की इज्जत बेहद अजीज थी। रोमान, जो भी बात है मुझे जल्दी से बता दो, तुम्हारे चुप रहने से मेरे अंदर परेशानी से हौल उठ रहे हैं। रोमान शाह चुप इसलिए था कि इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ को बात कहाँ से शुरू करके बताए। वो अपनी माँ को इस उम्र में टेंशन भी नहीं देना चाहता था, मगर इनकी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात वो छुपा भी नहीं सकता था। आखिर मिरहा का निकाह हुआ था, कोई छोटी सी मामूली बात तो नहीं थी कि जिसको रोमान शाह छुपाता। वो रास्ते में मिरहा से तस्दीक कर चुका था कि क्या सच में निकाह हुआ था। एएसपी सिर्फ बकवास कर रहा था, मगर मिरहा के आंसू और चुप ने इसे यह सब बता दिया था कि एएसपी ने जो बोला सच वही है। इसलिए अब रोमान शाह का अपनी माँ को बताना जरूरी हो गया था। रोमान, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों बेटा मेरे सब्र को आजमा रहे हो? इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि वो कोई सदमा बर्दाश्त कर सकें, और तुम्हारी चुप की वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। ठीक है अम्मी जान, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, मगर आप मुझसे वादा करें आप परेशान होकर अपनी तबीयत खराब नहीं करेंगी। बस सारी बात सुनकर यह यकीन रखिएगा कि सब कुछ मैं संभाल लूंगा। रोमान शाह ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात अपनी अम्मी के सामने खोलनी शुरू कर दी। रोमान शाह की माँ पर एक के बाद एक बम के धमाके जैसे इंकशाफ हो रहे थे। रोमान बेटा, तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो गई है। अम्मी जान कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे मिरहा की जिंदगी तबाह हो। मैं बहुत जल्द कमीने से मिरहा को डिवोर्स दिलवा दूंगा। रोमान शर्म करो बेटा, अपने घर बैठी हुई बेटी को तलाक दिलवाओगे? तो अम्मी आप क्या चाहती हैं? क्या मैं इस घटिया इंसान के साथ अपनी बहन को रुखसत कर दूं? ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। रोमान, लड़की चाहे घर पर ही क्यों ना बैठी रहे, मगर जब इस पर तलाक का धब्बा लग जाता है तो बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मी जान, आप किस दौर में जी रही हैं? आज के वक्त में ऐसा कुछ नहीं होता, और जब मिरहा की कोई गलती ही नहीं है तो फिर मिरहा को गलत क्यों समझेगा? हाँ रोमान बेटा, अब आप लोग बड़े हो गए हैं और समझदार भी, इसलिए कम लिखी पढ़ी और ओल्ड माँ के ख्यालात मेरे बेटे को गलत ही लगेंगे। प्लीज अम्मी जान, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का हरगिज नहीं था, और ना ही मेरी बात का ये मतलब था। रोमान शाह बहुत शर्मिंदा होता हुआ उठकर अपनी माँ के कदमों में बैठ गया था। अपनी माँ के हाथों को पकड़कर चूमते हुए अपनी आंखों को लगा रहा था। मैं अपनी माँ को ओल्ड या कम पढ़ी लिखी समझूं तो लानत है मेरी पढ़ाई पर। मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ है, और आपसे किसने कहा कि आप कम पढ़ी लिखी हैं? जैसी परवरिश आपने मेरी और मिरहा की है, ऐसी परवरिश तो कोई पढ़ी लिखी माँ भी नहीं कर सकती थी। बस अम्मी जान, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मिरहा को इस इंसान के साथ रुखसत नहीं कर सकता। जहर लगता है वो शख्स मुझे, और जिससे तुमने निकाह करके आए हो इसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो मुझे हद से भी ज्यादा जहर लगती है। इतनी जहर किसका नाम लेते ही मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। मगर वो तो मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है ना, इतना प्यार कि इस पागल ने अपनी जान तक लेनी चाहिए। मेरी भोली अम्मी जान, इसको प्यार नहीं पागलपन के दौरे कहते हैं। रोमान बेटा, मेरा जितना तजुर्बा है इस तजुर्बे से मैं कह सकती हूँ कि वो बच्ची तुमसे बहुत प्यार करती है। और रोमान बेटा, किसी से प्यार यूं दुत्कारते नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हो तुम इसे दूसरों को वही वापस करो। अम्मी जान, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। और रही बात इस लड़की की, तो इसे तो एक बार मैं रुखसत करके जरूर लेकर आऊंगा। इसके भाई ने जो डंके की चोट पर निकाह करवाया है, अगर इन दोनों बहन भाइयों में से मैंने खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी रोमान शाह नहीं। रोमान बेटा, तुम
पॉजिटिव क्यों सोचते नहीं? शायद अल्लाह की यही मर्जी हो और तुम दोनों के जोड़े अल्लाह ने आसमान पर इन दोनों बहन भाइयों के साथ ही बनाए हों। क्यों अम्मी जान, हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत इतनी ही खराब है कि हमारे जोड़े एएसपी और इसकी बहन से बने हुए हैं। रोमान शाह ने बदमज़ाह सा मुंह बनाते हुए कहा। मिरहा दवाई खाकर सोने लगी थी कि इसके फोन पर बेल बजी थी। फोन पर अननोन नंबर देखकर वापस साइड टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद मिरहा ने फोन पर मुसलसल मैसेज आने लगे। मिरहा डरते डरते मैसेज ओपन किए तो इसी इन नॉन नंबर से बहुत सारे मैसेज आए थे। मिरहा ने जल्दी से फ़ोन बंद करके रखना चाहा, मगर पहला मैसेज ही इतना धमकी भरा था कि मिरहा ने ना चाहते हुए भी मैसेज को पूरा पढ़ा। मेरा मैसेज पूरा पढ़ना और अगर फ़ोन ऑफ करने की कोशिश भी की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, और मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट से पहले मेरा फ़ोन उठाओ और अगर अपने भाई को बताने की कोशिश भी की तो इसकी मौत की जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। तुम्हारा कुछ घंटों पहले बना शोहर एएसपी शामिर मलिक शामिर मिरहा को मैसेज करने के बाद अपने फ़ोन को अपनी उंगलियों से घुमा रहा था और इसके चेहरे पर खिलती हुई हंसी देखने के लायक थी। शामिर ने जिस तरह का मिरहा को आवारा गुंडों जैसा मैसेज किया था, वो मैसेज टाइप करते हुए इसे खुद भी हंसी आ रही थी। इसने ये मैसेज सिर्फ मिरहा को डराने के लिए किया था, क्योंकि वो कब से मिरहा को कॉल कर रहा था। मिरहा फ़ोन नहीं उठा रही थी और इसके पुलिस वाले शातिर दिमाग ने इसे पहले ही अलर्ट कर दिया था कि मिरहा इसका मैसेज देखते ही फ़ोन बंद कर देगी। इसलिए इसने मिरहा को धमकी आमेज मैसेज सेंड किया। शामिर मिरहा से इसका हाल चाल पूछना चाहता था और इस वक्त वो रोमान शाह को फ़ोन करके मुसीबत को दावत नहीं देना चाहता था, इसलिए इसने मिरहा का नंबर हासिल किया था। शामिर की जितनी पहुंच थी, इसके लिए एक नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बीवी कैसी हो? मिरहा ने फ़ोन उठाते ही शामिर का पहला सवाल, आपको इससे मतलब? बीवी हो मेरी, मतलब मुझे मतलब नहीं होगा तो किससे होगा? वो हंसते हुए बोला, जी नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मगर मैं तो आपका शोहर हूँ। मैं आपको अपना शोहर नहीं मानती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा और आपका निकाह हुआ है, तो मियाँ बीवी का रिश्ता तो बन चुका है। अब तुम्हारे मानने या मानने से रिश्ता बदल नहीं सकता। बहुत जल्द भाई आपका और मेरा रिश्ता खत्म करवा देंगे। वो कैसे? आपका और मेरा तलाक करवाकर। शट अप, दोबारा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, वरना क्या करेंगे? आपके भाई की जान ले लूंगा। और आप हर बात में मेरे भाई को बीच में क्यों लेकर आते हैं? वो रोना शुरू हो गई थी। चुप करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे खड़ूस भाई को। मेरा भाई खड़ूस नहीं है तो फिर क्या है? बहुत प्यारे हैं। और मुझे नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अपने दिल से पूछकर पता लगाओ कि मैं कैसा हूँ। मुझे पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे ज़रूरत है। मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ। सोचना भी मत, मुझे अपनी बीवी से और बात करनी है। आप मुझे बार बार अपनी बीवी मत बोलें, मैं तो बोलूँगा। अपनी बीवी को बीवी बुलाना कोई जुर्म है? शायद। शामिर को मिरहा से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। शामिर ने कब सोचा था कि अचानक से कोई लड़की इसके दिल पर यूं दस्तक दिए बिना इसके दिल पे तख्त पर कब्जा जमा लेगी। शामिर पता नहीं अभी और कितनी देर तक इसे जगाए रखता और इससे बातें करता, मगर मिरहा ने अचानक फोन फ़ोन को ही अपने तकिए के नीचे रख दिया था। रूम में शायद मिरहा की अम्मी आई थी, तो मिरहा ने घबराकर फ़ोन तकिए के नीचे रखा था। डरपोक लड़की शौहर को जल्दी से गुड नाइट ही बोल देती। शामिर के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। गुड मॉर्निंग शाहजी, कैसे हैं आप? जब से तुम्हारी शक्ल देखी है मेरी कोई भी मॉर्निंग गुड नहीं, और मैं कैसा हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मीरब ने बड़ी हिम्मत करके सुबह सुबह रोमान शाह को फ़ोन किया था। क्यों शाह, क्यों आप हर वक्त मुंह में अंगारे चबाते रहते हैं? तुम मतलब की बात बोलो, मुझे सुबह सुबह तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। शाह प्लीज, अब तो आप मेरे साथ इस तरह बात मत करें। क्यों, अब मैं तुम्हें ऐसी कौन सी खासियत आ गई पैदा हो गई है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आऊं? शाह, अब तो आपका मेरे साथ निकाह हो गया है। मीरा बेचारी बड़ी मासूमियत से बता रही थी, जैसे कि रोमान शाह को तो पता ही ना हो कि इन दोनों का निकाह हो गया है। तो फिर तुम तैयारी करो ताकि मैं तुम्हें रुखसत करके अपने घर ला सकूं। ये जाकर अपने भाई को मेरा पैगाम दो कि मैं तुम्हें रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ। मैं भाई से कैसे कह सकती हूँ? मेरे ख्याल से तो जुबान से कह सकती हूँ। मेरा मतलब है अपनी रुखसत की बात कैसे कर सकती हूँ? जैसे कलाई काट कर अपने निकाह की बात की थी वैसे। मैंने भाई से कोई बात नहीं की थी। तो फिर मुझे लगता है तुम्हारे भाई को कोई इल्हाम हुआ होगा। इसकी प्यारी बहन रोमान शाह को अपना दिल दे बैठी है। शाह प्लीज, आप मेरी किसी बात का तो यकीन कर लिया करें। मैंने भाई को नहीं बताया है या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो करना चाहती थी वो तुम
ने अपने भाई के हाथों से मुझसे करवा लिया है। अब मेरी बारी है। मुझे नहीं पता तुम कैसे भी अपने भाई से कहोगी, मगर मेरा पैगाम इस तक पहुंचाओ कि मैं आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी रुखसती चाहता हूँ, नहीं तो तलाक के पेपर साइन करके तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। शाह, अल्लाह ना करे हम दोनों का तलाक हो। इतनी गंदी बात आपने कितनी आराम से बोल दी। तुम मुझे ज्ञान बाद में देना, पहले जाकर अपने भाई तक मेरा ये पैगाम पहुंचाओ, वरना जिस बात के लिए तुम मुझसे अभी ज्ञान दे रही हो, मैं वो काम करते हुए भी दिल नहीं लगाऊंगा। रात तक मुझे जवाब चाहिए, और हाँ, जवाब हाँ में होना चाहिए, ना सूरत में तलाक के पेपर तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। शाह, आप कितने पत्थर दिल इंसान हैं, इतनी आसानी से इतना बड़ा जुमला बोल दिया। मीरा बेचारी फोन को हाथ में लिए हुए नम आंखों से सोच रही थी कि इसने किस बंदे से इश्क कर लिया है, जो हर घड़ी एक नए रूप के साथ इसके सामने आ रहा है। चल मेरा बेबी, जब इतने खड़ूस से इश्क किया है तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब चलकर भाई तक इसका पैगाम तो पहुंचाना पड़ेगा। मीरब, मैं इतनी जल्दी तुम्हारी रुखसती की बात तुम्हारे भाई से कैसे कर सकती हूँ? मामा प्लीज समझने की कोशिश करें। इसने ये धमकी दी है कि अगर भाई मेरी रुखसती नहीं करेंगे तो वो मुझे तलाक के पेपर साइन करके भेज देगा। मीरब ने रोते हुए अपनी माँ को बताया। मीरब बेटा, रोना बंद करो। अभी तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। अभी तो तुम पढ़ रही हो और तुम्हारे एग्जाम सर पर हैं, तो ऐसे में तुम्हारी रुखसती की बात मैं कैसे भाई और बाप से करूंगी? रिफत बेगम अपनी बेटी के आंसू देखकर बहुत परेशान हो गई। इनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अम्मी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा तलाक मत होने देना। मीरब अपनी माँ के कदमों में बैठते हुए इनके हाथ जोड़ती रही। उठो मेरी जान, मेरे पास बैठो। मीरब बेटा, सबसे पहले अपने आंसू साफ करो। पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे पापा को और भाई को भाई से बात करने की। मीरब की माँ अपनी बेटी के आंसू साफ करते हुए इसे अपने सीने से लगाकर बोल रही थी। रिफत बेगम, आप क्या बोल रही हैं? मैं अपनी बेटी की इतनी जल्दी रुखसती नहीं कर सकता, और वो भी बहुत छोटी है, और भी तो इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। तो क्या चाहते हैं कि घर बैठी बेटी को ही तलाक दिलवा लूं, हमेशा के लिए इसे दागदार बनाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह। मीरब की माँ, बोलने से पहले कभी सोच भी लिया करें कि आप किस तरह का जुमला बोल रही हैं। जुबैर मलक ने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा। सोचे जरा, जिस जुमले को सुनकर आप को तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, अगर वो अल्फाज रोमान शाह हमारी बेटी को बोल गया तो हम तो जीते जी दुनिया से उठ जाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि रोमान शाह की जो डिमांड कर रहा है इसकी पूरी कर दे। यह मत भूलें कि हमारे बेटे ने जबरदस्ती इसकी बहन को अगवा करके मीरब का निकाह करवाया है। अब मेरे ख्याल से हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम अपनी डिमांड्स इसके सामने कर रखें। ओके ठीक है, मैं शामिर से बात करता हूँ। मलक जुबैर ने अपनी बीवी की अक्लमंदी वाली बात पर सुनकर हथियार डाल दिए थे। अभी जाएं और शामिर से बात करें, बल्कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पापा, इस वक्त हम मीरब की रुखसती कैसे कर सकते हैं? शामिर अपने पापा की रुखसती वाली बात पर भड़क उठा था। बेटा, जैसे तुमने निकाह करवाया है इसी तरह से रुखसती भी कर सकते हैं। पापा प्लीज, आप निकाह वाली बात को मत दोहराएं। मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर चुका हूँ। तो मैं भी तो तुम्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ कि रोमान शाह ने मीरब को फोन पर धमकी दी है कि अगर तुमने रुखसती नहीं करवाओगी तो तलाक के पेपर तुम्हारे घर पर दे जाएगा। बड़ा ही कोई कमीना शख्स है, इतना अड़ियल है। इसको समझता हूँ तो ये तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा बददिमाग है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस बददिमाग का कहना है मान लो और बाइज्जत मीरब की रुखसती कर दो। मगर पापा, अभी तक तो इसके हाथों के जख्म भी ठीक नहीं हुए, तो 2 दिन के अंदर कैसे रुखसती करवा दूं? अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें रोमान शाह की डिमांड मान लेनी चाहिए। शामिर की माँ ने अपना फैसला सुनाया था। ठीक है, फिर आप तैयारी करें, मैं रोमान शाह से बात करके आपको बताता हूँ। शामिर अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए बोला। शामिर ने अपनी माँ बाप के जाने के बाद रोमान शाह का नंबर डायल किया। बको, क्या कहना है? रोमान शाह ने फोन उठाते ही मुंह से अंगारा निकाला था। तुम पैदाइशी ही ऐसे थे या बाद में तुम्हें कोई वायरस हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी हो गई है? रोमान शाह की बदतमीजी वाले लहजे पर एएसपी शामिर ने भड़क कर जवाब दिया। क्या करूं एएसपी, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पड़ती है तो मेरी जुबान जहर उगलना शुरू कर देती है, और ज्यादा देर तक मेरे कान तुम्हारी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो बकना है जल्दी बको। तुमने मीरब को फोन पर धमकी दी है कि अगर मैं रुखसती नहीं की करवाऊंगा तो तुम इसे तलाक दे दोगे। धमकी नहीं दी, हकीकत से आगाह किया है।
रुखसती की बात तमीज के दायरे में रहते हुए भी तुम मेरे साथ भी कर सकते थे। एएसपी, तुम्हारे मुंह से तमीज वाली बातें अच्छी नहीं लगती और ना ही तुम दोनों बहन भाइयों ने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी बिना पर मैं तुम्हारे साथ तमीज से बात करूं। जब तुम्हारी बहन ने मुझे प्रपोज करने के लिए मेरे ऑफिस तक पहुंच सकती है, तो फिर रुखसती की बात अगर मैंने डायरेक्ट तुम्हारी बहन से कर ली है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। रोमांचा, अगर मेरी बहन बचपने में तुम जैसे अड़ियल इंसान से दिल लगाकर गलती कर बैठी है, तो तुम यूं बार बार इसको अपनी तनकीद का निशाना मत बनाओ। और मेरी मेरी बहन को तनकीद करने से पहले ये जरूर सोच लिया करो कि तुम्हारी बहन भी इस वक्त मेरे निकाह में है। एएसपी, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो। नहीं, मैं नहीं मानता इस निकाह को और ना ही मेरे नज़दीक इस निकाह की कोई अहमियत है। बहुत जल्द मैं अपनी बहन को इस ज़बरदस्ती के निकाह से आज़ाद करवा लूँगा। रोमांच अपनी बहन के नाम पर आग बबूला हो गया था और तुझे लगता है कि एएसपी ने इतनी कच्ची गोलियां खेली हैं कि आसानी से तुम्हारी बहन को आज़ाद कर देगा। एएसपी शामिर ने रोमान से भी ज़्यादा चलाते हुए कहा, मेरी बहन आज़ादी दिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं ये काम बआसानी अदालत से करवा सकता हूँ। अच्छा, तो जब कल को अपनी बहन की शादी किसी और से करोगे तो इसकी तलाक का रीजन क्या दोगे? लोग तो किरदार पर भी उंगलियां उठाने से गुरेज नहीं करते। शामिर ने रोमान शाह को हकीकत से रूबरू करवाया था। एएसपी, आकर तेरे हलक से जुबान बाहर खींच लूंगा अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में कुछ कहा तो। रोमान शाह चिल्लाया था। चिल्ला मत रोमान शाह, चिल्लाना मुझे भी आता है। सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरी बहन पर कीचड़ उछालोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि प्यार मैं भी अपनी बहन से बहुत करता हूँ। और रही बात मीरब की रुखसती की, तो मैं रुखसती के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि तुम भी अपनी बहन की रुखसती के लिए तैयारी करो। मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी रुखसत नहीं करूंगा। रुखसत तो करना पड़ेगा, बीवी है वो एएसपी की। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरी बीवी को मेरे साथ रुखसत नहीं करते। एएसपी, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मगर मैं मिर्हा को तुम्हारे साथ कभी रुखसत नहीं करूंगा। दोनों इस वक्त का अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। रोमान शाह, जब तुम मेरी बहन की रुखसती मांग सकते हो, तो फिर मैं अपनी बहन को रुखसत करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे खुद पसंद करके जबरदस्ती मुझसे निकाह किया है, और मेरी बहन तो तुम जैसे कमीने को जानती तक नहीं थी। तुमने तो जबरदस्ती मेरी मासूम बहन को इसके सारे मामले में घसीटा है, इसलिए मैं क्यों करूं अपनी बहन की रुखसती तुम्हारे साथ? रोमान शाह अपनी बात पर अटल था। सोच लो रोमान शाह, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं मीरब को रुखसत इसी सूरत में करूंगा जब तुम अपनी बहन को मेरे साथ रुखसत करोगे, और तलाक की सूरत में लड़की को कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने दूध पीते बच्चे हो कि तुम्हें पता ना हो। अपना फैसला सुनाकर एएसपी शामिर ने फोन बंद कर दिया था। आह आह, रोमान शाह ने गुस्से से चीखते हुए अपना हाथ अपने सामने पड़ी हुई शीशे की टेबल पर के ऊपर मारा था। रोमान शाह के सख्त और मजबूत हाथ से टेबल पर लगने से टेबल का शीशा चूर चूर होकर टूट गया और इसकी कई किरचियां रोमान शाह के हाथ में धंस गई थी। मीरब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बहन की जिंदगी दांव पर लग गई। तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, तुम्हें इतनी अज़ियतें दूंगा कि तुम पछताओगी इस वक्त को कि जब तुमने रोमान शाह जैसे शख्स से प्यार करने की जुर्रत की। रोमान शाह इस वक्त इतने गुस्से में था कि इसने अपने हाथ में चुभे हुए शीशे का भी दर्द नहीं हो रहा था और ना ही अपने हाथ से बहता हुआ खून नजर आ रहा था। खून के कतरे नीचे फर्श पर गिर रहे थे, जो काफी जगह गीली कर चुके थे। मगर रोमान शाह इस वक्त अपने दर्द को इग्नोर किए हुए गुस्से में बैठा हुआ था। रोमान शाह का बस नहीं चल रहा था कि अब मीरब के सामने हो तो वो इसका गला दबा दे। गुड मॉर्निंग बीवी, मेरा फोन उठाओ। मिरहा के नंबर पर एएसपी शामिर की कई कॉल्स आ चुकी थी, मगर वो बेल को बंद किए हुए फोन को अपने हाथ में लेकर सोफे पर दरी हुई बैठी थी। अब इसके व्हाट्सएप पर शामिर का वॉइस आया था। अल्लाह जी, ये किसको मेरे पीछे लगा दिया है? मिरहा शाह शामिर का वॉइस मैसेज सुनकर डरी हुई सोफे पर बैठी हुई बोल रही थी। डर के मारे मिरहा के हाथों में पसीना आने लगा। मिरहा फोन की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे एएसपी शामिर फोन से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। मेरे ख्याल में अब तुम मेरा नंबर और मेरी आवाज को पहचान चुकी हो, तो बीवी बेहतर है कि मेरा फोन बिना धमकी के उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शामिर ने अपना वॉइस मैसेज सीन हुआ देख लिया। अब इसने टेक्स्ट लिखकर भेजा, कहाँ फंस गई हो? मैं मिरहा इस वक्त रो देने वाली सूरत बनाए हुए फोन को अपने हाथ में लिए हुए बैठी थी। टेक्स्ट मैसेज के बाद
अब एएसपी शामिर की फोन कॉल आ रही थी। मिरहा ने कांपते हुए हाथों से अपने कान को लगाया। बीवी मेरी पहली कॉल पर ही फोन क्यों नहीं उठाती? अब क्या तुम्हें रोज पहले धमकी भरा मैसेज भेजा करूंगा, इसके बाद तुम मेरा फोन उठाओगी? पहली बात तो ये कि आप मुझे फोन करते ही क्यों हैं, और दूसरी बात ये कि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं सिवाय आपका फोन सुनने के। मिरहा ने अपनी तरफ से बहुत तड़कती भड़कती आवाज में जवाब दिया, मगर इसकी आवाज में इतना डर और मासूमियत थी कि एसपी के लबों पर हंसी बिखर गई। जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी बीवी को और कौन कौन से जरूरी काम होते हैं। आप मुझे बार बार बीवी कहकर मत बुलाया करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें बार बार अपनी बीवी कहना। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तुम रुखसत होकर मेरे पास आ जाओगी तब भी रोज तुम्हें बीवी कहकर ही बुलाऊंगा। कसम से मेरी तो जुबान मीठी हो जाती है तुम्हें अपनी बीवी कहने से। और अपने अनाबी लबों से मुस्कुरा रहा था। मैं रुखसत होकर आपके पास कभी नहीं आऊंगी और ना ही मेरा भाई ऐसा कुछ होने देगा। तुम्हारे भाई की ऐसी ऐसी की तैसी मैं भी देखता हूँ कैसे मेरी बीवी को मेरे पास आने से रोकता है। अगर सीधी अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो ये मत भूलना तुम दोनों बहन भाई के मैं पुलिस वाला हूँ। मेरा दिमाग सीधे कामों से कहीं ज्यादा उल्टे कामों में चलता है। क्या करेंगे आप? वो डरी हुई ऐसी अटक अटक कर बोल रही थी। तुम्हें उठाकर ले आऊंगा। दूसरी तरफ से टक से बंद कर दिया गया। वो अपने अनाबी लबों से खिलखिलाकर हंस रहा था। मेरी डरपोक बीवी, क्या बनेगा तुम्हारा? शोहर के सीने में शेर का दिल है और जो दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, डर जिसके पास से भी गुजर नहीं सकता। और बीवी, तुम्हारे सीने में तो चिड़िया का दिल है जो जरा सी ऊंची आवाज और धमकी से लरज उठता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगी हमारी जिंदगी जब भी आपको डर डर कर और घबरा कर सहम जाया करेंगी। मैं आपको अपने मजबूत बाजुओं में छुपाकर अपने सीने से लगा लूंगा। बस अब तो एक दिन की दूरी है। इसके बाद तो आपका ये एसपी आपको खुद एक मिनट के लिए भी दूर नहीं होने देगा, क्योंकि एसपी अपने मुजरिमों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। और आपने तो पहली नजर में एसपी का दिल चुराया है, जिसकी सजा आपको सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। वो सोचकर मुस्कुरा रहा था। अपनी हंसी को रोकने के लिए वो अपने निचले होंठ के किनारे और दांतों तले दबा गया। वो हंसते हुए बहुत जाजिब लग रहा था और मिर्हा की सोचों में इतना गुम था कि सामने बैठा हुआ कांस्टेबल बहादुर कब से इसे देख रहा था। सर जी, खैरियत तो है? अकेले अकेले बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर जी, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? बहादुर की आवाज पर एएसपी ने नजर उठाकर बहादुर की तरफ देखा था। हाँ बहादुर, जिंदगी में पहली बार तुमने सही बात की है। सच में तुम्हारे एएसपी को प्यार हो गया है और बहुत जल्द तुम्हारा एएसपी शादी करके तुम्हारे लिए भाभी लाने वाला है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह सर जी, तो फिर बहुत बहुत मुबारक हो। बहादुर और बाकी टीम बहुत खुशी से एएसपी को मुबारकबाद दे रहे थे। सर जी, आपकी शादी की खुशी में हम लोगों ने आपको बहुत अच्छी वाली ट्रीट लेनी है। हाँ हाँ बहादुर, बेफिक्र रहो, जैसी ट्रीट मांगोगे वैसी मिल जाएगी। एएसपी हंसते हुए अपनी टीम की डिमांड सुन रहा था। इस वक्त वो इतना खुश था कि इसका दिल कर रहा था वो हर तरफ मिठाइयाँ बांटे, क्योंकि मिरहा की सूरत में इसे अपनी मनपसंद शरीके हयात मिलने वाली थी। सर जी, कब कर रहे हैं आप शादी? बहादुर ने अगला सवाल एएसपी की तरफ उछाला। बस कहें वो बेलगाम घोड़ा बात मान जाए। एएसपी अपने मुंह में बड़बड़ाया था। बहादुर, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। वाह सर जी, आपने तो छक्का ही लगा दिया। चुपचाप से प्लानिंग कर ली और हमें पता तक नहीं लगने दिया। हाय बहादुर, कैसे बताऊं कि मुझे तो खुद नहीं पता चला कि कब वो छोटी सी नाजुक सी लड़की एएसपी के दिल में आकर इसका दिल चुरा कर ले गई। एएसपी सोचते हुए मुस्कुरा दिया। शामिर को तो खुद अपनी हालत पर हंसी आ रही थी। वो मिरहा के लिए इतना बेचैन हो रहा था कि अगर इसका बस चलता तो वो एक मिनट से पहले जाकर मिरहा को अपने पास ले आता। अम्मी जान, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं मिरहा और इस कमीने एएसपी के साथ मैं कभी भी रुखसत नहीं करूंगा। रोमान बेटा, तुम मेरी बात को रद्द कर रहे हो। अम्मी जान, अल्लाह ना करे मैं आपकी बात को रद्द करूं। क्यों? आप मुझे गुनहगार कर रही हैं। रोमान शाह की माँ को आज एएसपी शामिर का फोन आया था और इसने बहुत तहम्मुल के साथ रोमान शाह की माँ से मिरहा की रुखसती मांगी थी। रोमान शाह की माँ ने पहले तो वही रीजन दिया कि मिरहा अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए वो अभी रुखसती नहीं कर सकती, और दूसरा वो अपनी बेटी को जबरदस्ती के निकाह में नहीं बांध सकती। मगर इसके बाद जब शामिर ने यह कहा कि रुखसती से मिरहा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो शादी के बाद अपनी स्टडी जारी रख सकती है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी।
اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ماں جی آپ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بے شک میرے اور رومانچا کے بیچ میں اس وقت بہت ہی تلخ رشتہ قائم ہو گیا ہے، مگر میرے لیے آپ میری ماں کے برابر ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی اتنی عزت کروں گا جتنی میں اپنی ماں کی کرتا ہوں۔ آپ مجھ پر اعتماد کر کے پلیز میرا کی رخصتی کرا دیں۔ اس سے ایک تو میرب اور رومانچا کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور رومانچا کی ماں اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ رومان شاہ بہت ضدی شخص ہے، اور اگر مرہا میرے ساتھ ہوگی تو شاید رومان شاہ اچھے طریقے سے اپنا گھر میرب کے ساتھ بسا لے۔ پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، میرے لیے آپ کے دماغ میں جو کوئی بھی ڈر ہے پلیز وہ نکال دیں۔ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، میں کبھی بھی مرہا کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ وعدہ ہے آپ کے بیٹے کا آپ سے۔ رومان شاہ کی ماں کو شامیر کی باتوں میں سچائی لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی عمر کا اتنا تجربہ تھا کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھ سکتی تھی، اور رومان شاہ کی ماں کو اے ایس پی شامیر کی بات کرتے ہوئے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ مرہا سے رومان شاہ کا کوئی بدلہ لینے کے لیے رخصتی کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے اب وہ رومان شاہ سے مرہا کی رخصتی پر زور دے رہی تھی، اور رومان شاہ اس وقت بہت غصے میں تھا کہ اپنی ماں کی رخصتی والی ضد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ کو نہیں بتایا کہ اس کی بات شامیر سے ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی ماں کو پتا تھا کہ اس طرح تو رومان شاہ کا دماغ اور گھوم جائے گا۔ رومان شاہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے صوفے پر غصے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بیٹھا تھا۔ رومان تم میری بات کا جواب دو۔ امی جان میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مرہا کو شامیر کے ساتھ رخصت کر دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم راضی خوشی مرہا کو رخصت کرو۔ آج تک میں نے کبھی تمہارے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی ہے، مگر یہ بات میرا حکم سمجھ کر مان لو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مرہا کو اس کا باپ بن کر رخصت کرو۔ امی جان میں مرہا کا باپ بن کر ہی اسے رخصت کرتا، اگر آپ یوں زبردستی اس گھٹیا انسان کے ساتھ میری بہن کو رخصت کرنے کا فیصلہ نہ لیتی، مگر اب تو آپ کا فیصلہ لے چکی ہیں تو امی جان اب میری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رومان بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میرے بیٹے کی باتوں کی بہت اہمیت ہے میرے لیے، مگر بیٹا اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم مرہا کی بدنامی نہ ہونے دیں اور اسے شامیر کے ساتھ رخصت کر دیں۔ رومان شاہ کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں کی باتوں کا جواب دیے بنا ہی سنے جا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس وقت جا کر اے ایس پی اور اس کی بہن کو گولی مار دیتا۔ امی جان اگر آپ کی مرضی سے مرہا کو رخصت کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کیونکہ آپ مرہا کی ماں ہیں اور آپ کو پورا اختیار ہے مرہا کے بارے میں فیصلہ لینے کا، مگر میں مرہا کی رخصتی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ رومان اب یہ کیسی ضد ہے؟ امی جان میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر میں مرہا کو اس آدمی کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا۔ رومان مرہا کو رخصت تو شامیر کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ میں اپنی گھر کی بیٹھی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا داغ نہیں لگنے دوں گی۔ رومان اگر میں ابھی اس لیے تمہاری بات مان لوں تو پھر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، مرہا کی پڑھائی کے بعد تم اس کی رخصتی راضی خوشی کرو گے۔ رومان شاہ کی ماں ایک سمجھدار خاتون تھی، اس کو اپنے بیٹے کی ضد کا بہت اچھی طرح سے پتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ اس کی ضد پر اڑ گیا ہے تو وہ سچ میں مرہا کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرے گا۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مگر رومان شاہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا، اور رومان شاہ کی ماں اپنے بڑے بیٹے کے لیے اس کی بہن کی رخصتی کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں پر اپنی جان نچھاور کرتا اور اپنی ماں کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے ہر بات مان جاتا۔ اس لیے اب رومان شاہ کی ماں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، فی الحال وہ شامیر کو سمجھا کر میرب کو رخصت کروائیں گے، اور اس کے بعد جب مرہا کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو پھر مرہا کی رخصتی کروا دیں گے، اس امید پر کہ تب تک شاید حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں اور رومان شاہ بھی اپنی ضد پر چھوڑ دے گا۔ امی جان میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مرہا کو اس شخص کے ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو امی جان میں وعدہ کیسے کر لوں؟ تو رومان شاہ سیدھا سیدھا جواب دو کہ تمہیں میرا کوئی فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ویسے بھی زندگی میں آج تک میرے فیصلوں کو کون سی اہمیت دی گئی ہے، جو آج میں یہ امید لگا بیٹھی ہوں کہ میرا بیٹا میرے فیصلے کی عزت کرے گا۔ امی جان پلیز آپ یوں مجھے ایموشنل کر کے میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ نہیں رومان بیٹا، میں کون ہوتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والی؟ رومان شاہ کی ماں بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں رومان شاہ سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں مرہا کی پڑھائی مکمل ہونے پر اس کی رخصتی کر دوں گا، مگر فی الحال مجھے کل ہر صورت میں میرب کی رخصتی چاہیے۔ اب بہتر ہے کہ آپ خود اس کے گھر والوں سے بات کریں، نہیں تو میں اپنے طریقے سے اس کے بھائی سے بات کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرنے میں۔
میں اپنے طریقے سے میرب کے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ اب جاہلوں کے بھی اخلاق بتائے جا رہے ہیں۔ رومان شاہ اپنے منہ میں ہی بڑبڑایا تھا، مگر آنٹی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو مرحا کو رخصت کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شامیر بیٹا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رومان کی ضد ہے کہ وہ مرحا کی پڑھائی پوری ہونے سے پہلے مرحا کو رخصت نہیں کرے گا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس کمینے نے یہ ضد کی ہوگی، شامیر نے غصے سے اپنے دماغ میں سوچا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو آنٹی پڑھائی تو ابھی میرب کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر میں بھی میرب کی رخصتی کیسے کر دوں؟ رومان شاہ کو بھی بولو کہ وہ انتظار کرے میرب کی پڑھائی پوری ہونے کا۔ شامیر آج صبح تم نے فون کر کے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں بالکل تمہارے لیے تمہاری ماں جیسی ہوں، تو اپنی ماں کی منت سمجھ کر آپ اپنی ضد چھوڑ دو۔ اگر رومان ضد پر اڑا ہوا ہے تو آپ سمجھداری سے کام لے کر فی الحال میرب کی رخصتی کر دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی مرحا کی پڑھائی مکمل ہوگی میں خود تمہارے ساتھ راضی خوشی مرحا کو رخصت کر دوں گی۔ یہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ وعدہ ہے۔ رومان شاہ کی ماں کے انداز میں اتنی اپنائیت تھی کہ شامیر ان کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکا۔ مگر آنٹی کل کو اگر رومان شاہ اپنی بات سے پھر گیا تو اگر اس نے مرحا کو میرے ساتھ رخصت کرنے سے منع کر دیا تو پھر میں کسی بھی طرح کا سخت قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہوں۔ اس دن آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی کیونکہ میں مرحا کو ہر صورت رخصت کر کے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی ماں پر یقین رکھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بس فی الحال کے لیے ایک ماں کی منت سمجھ کر یہ ضد چھوڑ دو بیٹا، مرحا آپ کی امانت بن کر میرے پاس رہے گی، اس بات کی تسلی رکھو۔ ٹھیک ہے، بول دیجیے اپنی ضدی بیٹے کو کہ میں اپنی ماں کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس کی بات مان لی ہے۔ شامیر اب تم بھی میرے بیٹے ہو جیسے رومان ہے۔ آنٹی اگر آپ کو ماں نہیں سمجھتا تو ماں جی آج میں رومان شاہ کے آگے کبھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، اور اگر وہ اکڑو رومان شاہ ہے تو میں بھی پیچھے نہ ہٹنے والا ASP شامیر ملک ہوں۔ کل آپ لوگ سادگی سے آ کر میرب کو رخصت کر کے لے جائیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ رومان شاہ کی ماں شامیر کو دعائیں دے رہی تھی۔ بیٹا انشاءاللہ جس طرح آج تم نے اپنی ماں کا مان رکھا ہے میں اپنے بیٹے کا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور مرحا کی پڑھائی کے بعد اس کی رخصتی آپ کے ساتھ میں کروں گی۔ شامیر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو بیوی کچھ مہینے اور مجھ سے دور آزادی سے رہ لو۔ رخصتی بہت ہی سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رخصتی میں شامیر کی طرف سے کچھ قریبی رشتہ داروں اور میرب کی دوستیں اور شامیر کے چند ایک خاص دوست نے شرکت کی تھی، اور رومان شاہ کی طرف سے اس کے دونوں دوست احمد اور ڈاکٹر شاہزیب اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ امی جان مرحا میرب کو رخصت کروانے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور رومان اب یہ تمہاری نئی ضد ہے، کیوں تم ہر معاملے میں اتنے ضدی ہو؟ مرحا اگر اپنے اکلوتے بھائی کی بیوی کو رخصت کروانے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جائے گی تو وہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کیوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ امی جان مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کا کیا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، مگر مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے کیونکہ ہمیں اسی معاشرے میں ہی رہنا ہے۔ اس لیے مرحا میرب کی رخصتی کے لیے ہمارے ساتھ جائے گی، اور یہ میرا فیصلہ ہے، اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم جا کر چپ چاپ تیار ہو جاؤ، اور مرحا کو وہاں پر کوئی کھا نہیں جائے گا، میں ہوں اس کے ساتھ۔ امی جان اب تو یہی ہوگا، مرحا کے معاملے میں اسی طرح سے آپ مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپ دیا کریں گی، اور اگر کچھ کہوں گا تو پھر آپ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے گنہگار کریں گی۔ رومان شاہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ مرحا اپنے روم سے تیار ہو کر نکلی تو ڈاکٹر شاہزیب کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس نے فل سلور کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر موتی اور ستاروں سے بہت نفیس کام کیا گیا تھا۔ گلے میں نفیس سا لاکٹ اور کانوں میں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، اور ہاف بالوں میں چھوٹا سا کیچر لگا ہوا تھا، باقی کے بال کھلے تھے۔ سلیقے کے ساتھ سر پر رکھا ہوا دوپٹہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ مرحا ویسے بھی دوپٹے کی بہت پابند تھی کیونکہ رومان شاہ کو سر سے دوپٹہ اتارنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھی، اور مرحا جتنا اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی اتنا ہی وہ اپنے بھائی کے غصے سے ڈرتی بھی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف اس نے لائٹ سا گلوس لگا رکھا تھا، مگر اس کی خود کی نیچرل بیوٹی ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے میک اپ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہزیب جو بظاہر رومان شاہ اور احمد سے باتیں کر رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار مرحا کی طرف اٹھ رہی تھی، جس کا معصوم حسن ڈاکٹر شاہزیب کے دل پر وار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب تو اب تک یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ صرف رومان شاہ اپنی رخصتی میرب کے ساتھ کروا رہا ہے، اور مرحا کو بہت جلد
ASP سے آزاد کرا لے گا۔ مگر ڈاکٹر شاہ یہ کہاں جانتا تھا کہ ASP تو اب مرحا کی طرف اٹھتی ہوئی کسی کی نظر کو برداشت نہیں کر سکتا، اسے چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ رومان شاہ کا نیچر ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو بار بار اپنے دوستوں کے سامنے ڈسکس کرے، اس لیے ڈاکٹر شاہ بھی اسی مدعے پر رومان شاہ سے بہت کم گفتگو کرتا تھا، اس لیے اسے زیادہ اندرونی باتوں کا پتہ نہیں چلا۔ اسے کیا پتا تھا جس مرحا کو اب تک وہ اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، اب وہ کسی اور کی جان بن چکی ہے، جو ہر ہر سانس اس کے ساتھ یاد کر رہا ہے اور شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اس کی دسترس میں آ جائے گی۔ میرب دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرب کی ماں کب سے بیٹھی اپنی بیٹی پر دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اسکن کلر کی میکسی پہنے اوپر ڈریپ ریڈ کلر کے دوپٹے میں بہت کھل رہی تھی۔ پارلر والے نے اسے بہت خوبصورت تیار کیا تھا۔ ماتھے پر مانگ ٹیکا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، گلے میں اس کے ساتھ کا نیکلس، دونوں ہاتھ میں فل چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے اور چوڑیوں کے آگے اس نے گلاب کے پھولوں کے گجرے پہن رکھے تھے۔ وہ رومان شاہ کے سامنے چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔ رومان شاہ اس وقت 30 سال کا تھا اور میرب اس وقت 20 سال کی تھی۔ دونوں میں 10 سال کا ایج ڈفرنس تھا، مگر ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ کا مالک، کسرتی جسم اس پر چوڑی چھاتی اس کا مردانہ شخصیت اور بھی نکھار رہی تھی۔ اس وقت اس نے وائٹ پیپر کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس پر بلیک واسکٹ پہن کر وہ ظالم اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ میرب کی دو دوستیں تو رشک سے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی میرب کو دیکھ رہی تھی۔ میرب یار، کیا شہزادہ پسند کیا ہے تم نے؟ صبا نے بڑی حسرت سے رومان شاہ کو دیکھتے ہوئے میرب کے کان میں سرگوشی سے کہا تھا۔ اس پر ظالم کا اکڑاؤ مزاج اور مغرور چہرہ اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ آخر میرب ملک کی پسند ہے، سب سے الگ تو ہوگی۔ میرب نے بھی اتراتے ہوئے صبا کے کان میں سرگوشی کی۔ ملک زبیر کا گارڈن بہت وسیع اور بہت خوبصورت تھا، اس لیے سارا ارینجمنٹ گھر میں ہی گارڈن کے ایریا میں کیا گیا تھا۔ میرب ملک صاحبہ، یہ تو جب تم میرے ساتھ رہو گی اور تمہاری زندگی کو جہنم بناؤں گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا تمہاری پسند کو تو سچ میں سب سے الگ ہے۔ تم نے کیا چیز پسند کی ہے یہ تو تمہیں ابھی تک پتا نہیں ہے۔ وہ اپنے دلکش لبوں سے طنزیہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ صبا اور میرب کی سرگوشیاں رومان شاہ سن چکا تھا۔ بہن جی، مولوی صاحب آ چکے ہیں، اجازت دیں نکاح شروع کیا جائے۔ ملک زبیر رومان شاہ کی ماں سے نکاح کا کہنے کے لیے آئے تھے۔ جی جی بھائی صاحب، بسم اللہ کیجیے، ملک زبیر نے کہا۔ سوچا تھا کہ جس شخص کے ساتھ وہ اپنی اتنی بڑی ڈیل سائن کرنے کا خواہش مند تھا، وہ ایک دن اسی شخص کا داماد بن جائے گا۔ میرب اور رومان شاہ کا نکاح ہوا اور دونوں ازدواجی زندگی میں منسلک ہو گئے۔ جہاں میرب نے دل ہی دل میں یہ خوشی تھی کہ اب وہ میرب رومان شاہ بن چکی ہے، وہیں رومان شاہ اپنے دل میں میرب سے نفرت کے آگ اپنے سینے میں بھڑکائے ہوئے بظاہر شانت بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا شروع ہو چکا تھا، سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ رومان شاہ کی ماں گھر سے رومان شاہ کو اپنی قسمیں دے کر لے آئی تھی کہ وہاں پر جا کر تم نے کوئی فساد کھڑا نہیں کرنا، جس کی وجہ سے رومان شاہ اپنے غصے کو دبائے ہوئے چپ چاپ میرب کو اپنے پہلوں میں بٹھائے ہوئے بیٹھا تھا، ورنہ اس کا دل تو یہ کر رہا تھا کہ وہ 1 منٹ سے پہلے سارے تماشے کو ختم کر کے میرب کو بازو سے گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جائے۔ امی، میرے ڈریس پر سالن گر گیا ہے، تمہاری لڑکی تمہارے ہوش ٹھکانے کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے گرا لیا ہے اپنے اوپر سالن؟ مرحا کی ماں مرحا کو آہستہ آہستہ ڈانٹ رہی تھی۔ امی جان، میں نے سالن نہیں گرایا، وہ سامنے جو بچی کھیل رہی ہے اس نے میرے اوپر سالن گرایا ہے۔ مرحا اپنی ماں کی ڈانٹ سے منہ بناتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ کوئی دور کھڑا ہوا اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب اسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ یہ سب کچھ شامیر کی پلاننگ تھی۔ وہ بچی شامیر کے ہی رشتہ دار کزنز کی بیٹی تھی۔ اس کو بطور رشوت اس نے بہت ساری چاکلیٹس دی تھی اور کہا گیا تھا کہ اسے مرحا پر سالن گرانا ہے۔ کیا ہوا بہن جی، کیوں ہماری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ شامیر کی ماں مرحا کی ماں کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بہن جی، بس اس کے ڈریس کے اوپر سالن گر گیا ہے تو اسی وجہ سے میں ناراض ہو رہی تھی۔ اس میں تو ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ آؤ بیٹا میرے ساتھ، میں ابھی واش کروا دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی، رہنے دیں، میں گھر جا کر لوں گی۔
मिरहा के भाई के सख्त ऑर्डर्स के थे कि तुम अम्मी के पास रहोगी, इसलिए बेचारी मिरहा ने मन मनाते हुए जाने से मना कर दिया था। हालांकि जितना सालन इसके कपड़ों पर गिरा था, अगर वो बेचारी साफ तो करना चाहती थी। बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी अम्मी के जैसी हूँ। वो कल को बेटा हम दोनों के एक साथ ही रहना है, तो इसलिए घबराओ मत, ये तुम्हारा अपना घर है। अब चलो बेटा, मैं आपके कपड़े साफ करवा देती हूँ। शामिर की माँ इतनी अपनायत से कह रही थी कि मिरहा की माँ ने इसके साथ मिरहा को जाने की इजाजत दे दी थी। शामिर की माँ ने मिरहा को मीरब के एक शर्ट पहनने के लिए दी थी। बेटा, आप ये पहन लें और यहाँ रूम में मेरा वेट करें, मैं अभी थोड़ी देर में आपका ड्रेस साफ करवा कर लाती हूँ। पापा आप पापा आपकी बेगम मेरी बीवी का ड्रेस साफ करवाने के लिए मेड के पास अपने रूम में गई है और मिरहा इस वक्त मीरब के रूम में है, और ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? शामिर, जो अपने पापा को फोन करता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर मीरब के रूम की तरफ आ रहा था। पापा, आप इतने मासूम बच्चे तो नहीं है कि मेरी बात आपको समझ ना आई हो। इतने साल पहले जब खुद लव मैरिज की थी, तो मेरे ख्याल से इस वक्त का आप अपने बेटे के जज्बात भी समझ सकते होंगे। मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है, इसलिए आप अपनी बीवी को जब तक मैं ना कहूँ इस तरफ नहीं आने देंगे। मलक ज़ुबैर और शामिर आपस में बहुत फ्रैंक थे और इन बाप बेटों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए शामिर बहुत आसानी से अपने बाप के साथ अपने दिल की बात कर रहा था। शर्म करो शामिर, इसका भाई इस वक्त यहीं पर मौजूद है, इसके मिजाज से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। मैं नहीं डरता इसके भाई से, और वैसे भी वो निकाह में है, महरम हूँ इसका, कम से कम इससे बात तो कर ही सकता हूँ। रुखसती तो इस बेगैरत ने होने नहीं दी। ठीक है, जाओ कर लो बात, मगर कोशिश करना बात जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। शामिर फोन बंद करके अपनी जेब में डालकर मीरब के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। मिरहा बेड से उठ खड़ी हुई और इसे लगा शायद शामिर की अम्मी ड्रेस साफ करवा कर ले आई है। आंटी, इतनी जल्दी साफ हो गया? मिरहा ने कहते हुए अपना रुख दरवाजे की तरफ किया। शामिर सामने को देखकर मिरहा के रंग उड़ गए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिरहा ने जल्दी से अपना दुपट्टा सही किया। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, इसे देखने आया हूँ और एक जरूरी सवाल पूछने आया हूँ, वो कहते हुए मिरहा की तरफ बढ़ रहा था। प्लीज, ना तो मुझे आपसे मिलना है और ना ही आपसे किसी सवाल का जवाब देना है। शामिर को देखकर मिरहा की उड़ी हुई हवाइयां शामिर के अनाबी लोगों पर मुस्कुराहट की वजह बन रही थी। प्लीज मुझे जाने दें, अगर भाई को पता चला कि आप और मैं एक साथ एक रूम में हैं, तो भाई मेरी जान ले लेंगे। वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। अब आप एएसपी शामिर की बीवी हैं, कोई हाथ तो लगाकर दिखाए मेरी बीवी को। वो कोई नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, इनको पूरा हक है मुझे सही और गलत में फर्क बताने का। अपने भाई के खिलाफ मिरहा एक लफ्ज भी सुनने के इरादों में नहीं थी। प्लीज मुझे जाने दे, वो कहती हुई बड़े बड़े कदम उठाते हुए रूम के दरवाजे की तरफ भागी थी। मिरहा, बात सुनो, तुमसे कुछ कहना था। शामिर 2 ही कदमों में मिरहा के पास था। शामिर दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखे हुए खड़ा था। ऑफ वाइट कलर के शलवार कुर्ता पहनकर ऊपर इसका ब्राउन कलर की वेस्टकोट पहने हुए मिरहा के बेहद नजदीक खड़ा था। इसके पुलिस वाली मर्दाना शख्सियत के सामने मिरहा डरी सहमी हुई छोटी सी बच्ची लग रही थी। इसकी 6 फुट 1 इंच हाइट, कसरती छाती, मजबूत सीना और इस पर रेगुलर जिम करने से बने हुए मजबूत डोले इसकी शख्सियत को और भी निखार रहे थे। इसके जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उड़ती हुई महक मिरहा के दिल की धड़कनों में हलचल मचा रही थी। प्लीज आप मुझे जाने दें, वो रो रही थी। इसकी भीगी हुई घिनी पलकों पर आंसू शबनम की मोतियों की तरह खड़े हुए थे। इसका चेहरा मासूम, जो इस डर से और भी खूबसूरत लग रहा था, और रोते हुए इसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठ कांप रहे थे। बीवी, चुप कर जा, क्यों इस तरह तुम रोकर मुझे बहका रही है? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे वजूद को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा इरादा तो जल्द अज जल्द तुम्हें अपनी दस्तरस में लाने का था, मगर तुम्हारे अड़ियल भाई की जिद की ने तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कुछ और महीनों की दूरी मुकर्रर कर दी है। मगर बीवी, इस तरह तुम्हारे रोने से तुम्हारा हुस्न और भी कातिल लग रहा है, और मुझे अपनी तरफ
किसी मैग्नेट की तरह खींच रहा है। बीवी, मुझे आपको अपने करीब करने के पूरे इख्तियार हासिल हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपका रोता हुआ हुस्न मुझे मेरे हक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। बेहतर है कि बीवी चुप कर जाओ। शामिर इसके नजदीक होकर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए हुए खड़ा बहुत ही कम आवाज से बोल रहा था। शामिर के बहके हुए अंदाज को देखकर डर के पीछे हुई थी। शामिर की मर्दाना शख्सियत और इसके अंदाज को देखकर मिरहा सहमी हुई थी। रोमान शाह ने अपनी बहन को बहुत अच्छी तरबियत देकर चार दीवारी के अंदर अपनी हिफाजत में रखकर पाला हुआ था। बिरहा ने कभी किसी मर्द को अपने इतने नजदीक नहीं पाया था, इसलिए अब बेशक इसके इतने नजदीक एक शख्स खड़ा इसका महरम था, फिर भी मिरहा बेहद घबराई हुई और बहुत नर्वस थी। ऊपर से एएसपी की मजबूत पर्सनैलिटी इसके सामने मिरहा बिल्कुल बच्ची लग रही थी। शामिर के इतने करीब होने से जैसे ही डर कर पीछे हुई, शामिर ने इसके कमर के पीछे हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए दरवाजे के साथ लगाया। ये आप क्या क्या कर रहे हैं? वो तेज सांसों के साथ अटक कर बोल रही थी। अपनी बीवी की मौजूदगी को तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। मिरहा, मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज दूर होकर बात करें। वो अपने हाथों से इसके सीने पर जोर देते हुए इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारे करीब होकर ही बात करनी है, ताकि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम पर कितना हक रखता हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम पर अपना हक जता सकता हूँ। शामिर के जज्बातों से चोर सांसें मिरहा के चेहरे को झुलसा रही थी। शामिर के करीब होने से मिरहा का गला खुश्क हो गया। इसके हलक से थूक नीचे नहीं उतर रही थी। सांसें इतनी तेज थी कि एक सांस को पूरी तरह से बेचारी ले भी नहीं पा रही थी कि दूसरी सांस इस पर चढ़कर बाहर निकलने को तैयार थी। इसको अपने पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। इसके हाथों की हथेलियां सीने से गीली हो चुकी थी। मिरहा के इतने नजदीक आने वाला शामिर पहला मर्द था। इसके भाई ने तो इसको इस तरह पाला था कि कभी किसी गैर महरम को इसके पास भटकने तक नहीं दिया था। शामिर की तेज नजरें मिरहा की हर हरकत को नोट कर रही थी। इसकी हर अदा ये साबित कर रही थी कि इसकी मासूम बीवी दुनियादारी से बहुत दूर है। इसकी उखड़ी हुई सांसें, झुकी हुई पलकें और कांपता हुआ बदन इस बात का सबूत था कि इसके वजूद पर अपना हक जमाने वाला पहला शख्स इसका शौहर था। मिरहा की गर्म सांसें शामिर के गर्दन पर पड़ रही थी। शामिर के सामने मिरहा की हाइट बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए शामिर अपना चेहरा इसके ऊपर झुकाए हुए खड़ा था। शामिर ने इसकी थोड़ी पर अपना हाथ रखकर इसके चेहरे को ऊपर किया। एएसपी की छोटी सी जान, तुम रो क्यों रही हैं? मुझे आपसे डर लग रहा है। वो बच्चों की तरह अपने होंठ बाहर निकालकर रो रही थी। हा हा हा। वो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ अपने अनाबी लबों से कहका लगाकर हंसा। एएसपी की जान, डरना तो मुझे आपसे चाहिए। आपका ये हुस्न बहुत जानलेवा है और आपकी मासूमियत ने तो एएसपी के दिल में कहर मचा रखा है। प्लीज मुझे जाने दें। कैसे जाने दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। कुछ देर तो मुझे अपने दिल और आंखों को ठंडक पहुंचा लेने दो। बीवी शामिर ने माथे पर अपने लब रखे थे। प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हक तो मैं इससे कहीं ज्यादा का रखता हूँ। बेफिक्र रहो, आज सिर्फ चंद एक हकूक का इस्तेमाल करूंगा, बाकी के अपने सारे हकूक रुखसती के बाद बड़े हक से अदा करूंगा। इसने मुस्कुराते हुए छोटी छोटी दाढ़ी वाली मर्दाना गाल को मिरहा की नाजुक गुलाबी फूलों वाली गाल पर रब किया था। सी हूं सी इसके मुंह से आवाज के साथ सी करते हुए सिसकी निकली थी। शामिर की सख्त दाढ़ी मिरहा के नाजुक से फूली हुई गाल पर लगी तो इसकी चुभन से मिरहा के मुंह से सी की आवाज सिसकती निकली थी। एसपी की नाजुक मिजाज बीवी, कुछ खा पीकर अपनी जान बनाए। तुम्हारी हालत तो बहुत काबिले रहम है। मिरहा के कांपते हुए वजूद को अपनी बाहों में कसे हुए अपने साथ लगाए हुए बोला। मिरहा पर इस कदर कपकपी तारी थी कि कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। तुम तो मेरी इतनी सी कुर्बत से ही कांपने लगी हो बीवी। जब पूरे एएसपी के खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और अपनी कुर्बतों से मुतारिफ करवाएगा तो फिर तुम क्या करोगी? मैं ये सोचकर ही डर रहा हूँ। तो प्लीज मुझे जाने दें, भाई बहुत गुस्सा करेंगे। मिरहा ने मुंह से घबराहट के मारे प्लीज भी अच्छी तरह से नहीं निकल रहा था।
बीवी, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भाई को हमारे बीच से हटा सकती हो। शामिर बार बार रोमान शाह के नाम से चिढ़कर थोड़ा सख्ती से बोला, और इसका नतीजा ये निकला कि थोड़ी सी सख्ती वाली आवाज से मिर्हा को रोने में तेजी आ गई और वो सिसकियां भरना शुरू हो चुकी थी, जिससे एएसपी घबरा गया। इसे मिर्हा का वक्त याद आ गया जब मिर्हा रोमान शाह की थोड़ी सी ऊंची आवाज से डरकर बेहोश हो गई थी, और वो अगर इस वक्त मिर्हा बेहोश हो जाती तो एएसपी शामिर को अच्छी तरह से पता था कि लेने के देने पड़ जाएंगे। वो अड़ियल दिमाग रोमान शाह यहाँ पर फसाद खड़ा कर देता अगर इसकी बहन को जरा सा भी कुछ होता तो। मिर्हा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रोना बंद करो। अगर तुम बेहोश हो गई तो मैं अभी इसी वक्त तुम पर यहाँ पर ही तुम्हारी रुखसती करवाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं अपने पास रख लूंगा। नहीं नहीं, मैं बेहोश नहीं होंगी, मगर आप मेरी रुखसती नहीं करवाएंगे। मुझे रुखसत होकर आपके पास नहीं आना। वो नफी में सर को हिलाते अपनी हथेलियों से अपने आंसू को रगड़कर साफ करने लगी थी। इसके आंसू साफ करने की स्पीड देखकर शामिर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों जी, तुमने मेरे पास रुखसत होकर क्यों नहीं आना? क्योंकि आप बहुत बड़े हैं और मुझे आपको देखकर बहुत डर लगता है। हा हा हा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो खुलकर कहका लगाकर हंसते हुए बोला। शामिर इतना खिलखिलाकर हंसा था कि हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी भर आया था। अब मैं जितना भी बड़ा हूँ मगर मेरी नाजुक मिजाज बीवी आपका शौहर हूँ, और आपको हर सूरत रुखसत होकर मेरे पास मेरी ही दस्तरस में आना है। मैं नहीं आऊंगी। वो बहुत छोटी छोटी सिसकियां लेते हुए साथ लगे हाथ अपने हर आंसू को साफ करते हुए बीच में बोली। तो मैं जबरदस्ती ले आऊंगा। मैं बहुत रोऊंगी तो मैं बहुत सारा प्यार करके चुप करवा लूंगा। मैं फिर भी चुप नहीं करूंगी तो फिर भी मैं और ज्यादा प्यार करूंगा। आप बहुत गंदे हैं, मगर तुम बहुत अच्छी हो। मैं भाई को बताऊंगी। अगर ऐसी जुर्रात भी की तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें रुखसत करवाकर अपने पास हमेशा हमेशा के लिए ले आऊंगा। फिर रोज तुम्हें एएसपी तुम्हारे इतना करीब मिलेगा। वो मिर्हा को अपने साथ किसे हुए अपने साथ लगाकर खड़ा हुआ था। मिर्हा इसकी कस्टडी से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखे हुए थी, जो कि बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थी। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने में कितना टाइम रह गया है? शामिर मिर्हा के गालों पर अपने हाथ की पुश्त लगाते हुए आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। एग्जाम्स में 6 महीने रह गए हैं, मगर मुझे आगे और पढ़ना है। इतना पढ़कर मेरी नाजुक सी बीवी खत्म हो जाएगी। बहुत पढ़ाई कर ली है, इतनी ही काफी है। बस 6 महीने से ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा। मगर मुझे डॉक्टर बनना है। छोटी सी तुम्हारी जान है और डॉक्टर बनकर तुमने क्या करना है? वो बड़ी मोहब्बत से इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए हुए खड़ा था। शामिर ने अपने हाथ में मिर्हा की कमर पर मजबूती से बांधे हुए थे, और मिर्हा ने अपने हाथ दोनों हाथ ना चाहते हुए भी एएसपी के सीने पर रखे हुए थे, क्योंकि शामिर ने कुछ इस अंदाज से इसे अपने साथ लगा रखा था कि मिर्हा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करूंगी, आपको इतना भी नहीं है? शामिर के सवालों से तंग आकर मिर्हा ने गुस्से से शामिर की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेरी प्यारी बीवी, पहले अपने शौहर का इलाज तो कर लो। तुम्हारे इश्क के मर्ज में गिरफ्तार हो गया है। इसके बाद फिर बाकी मरीजों के बारे में भी सोच लेना और बन लेना डॉक्टर। शामिर की नजरें बार बार मिर्हा के पिंक नाजुक से होंठ पर जाकर ठहर रही थी। इसका दिल बार बार बगावत करने पर उकसा रहा था। ऊपर से शामिर के दिल को इस बात का इत्मीनान था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। वो इसके निकाह में है, बीवी है इसकी, पूरा हक हासिल है इसे। वो अपने दिल की बात मानकर मिर्हा के लबों पर झुकने ही लगा था कि इसके फोन की बजने लगी। शामिर ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर इसके स्क्रीन पर नंबर देखा। एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए इसने फोन यस करके अपने कान को लगाया। मिर्हा मौका देखकर रूम से बाहर निकलने लगी थी कि शामिर ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे वापस अपने साथ लगाया और आईब्रो को उठाकर आंख के इशारे से इसे बाहर जाने को मना किया। पापा, आप कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? मैं बाद में बात करता हूँ, शामिर ने अपने पापा का फोन उठाते ही कहा। एसपी साहब, मैं तो इंतजार कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी जुबान में अड़ियल घोड़ा जो तुम्हारा हो चुका बहनोई और होने वाला साला है, वो कब से अपनी माँ को घूर घूर कर मिर्हा के बारे में पूछ रहा है, और इसके चेहरे के सख्त तासुरात देखकर लग रहा है कि अगर आने वाले 10 मिनट में इसकी बहन इसके सामने ना हुई, वो पूरा घर सर पर उठा लेगा। और तुम्हारी माँ को भी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने साथ बिजी किया है। वो कब से जान छुड़ाकर जाना चाह रही हैं कि मिर्हा का सूट वॉश हो गया है, वो मुझे जाकर इसे देना है। वो बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। और मेरी गुजारिश है कि एसपी साहब कि आप तशरीफ नीचे ले आए।
آپ की बीवी को बहुत जल्द हम रुखसत करवा कर ले आएंगे। बाकी बातें आप रुखसती के बाद कर लेना। शामिर और इसके पापा में बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग थी, इसलिए शामिर दोस्तों की तरह अपने पापा से अपनी हर बात शेयर कर लिया करता था। पापा मुझे सिर्फ 10 मिनट का और टाइम दे शामिर बेटा, समझने की कोशिश करो, आज हमारी बेटी की रुखसती है और मैं नहीं चाहता कि आज का दिन किसी भी तरह की बदमज़गी हो। पापा आप बेफिक्र रहें, कोई बदमज़गी नहीं होगी, मैं 10 मिनट के अंदर आपको मिलता हूँ। कहकर शामिर ने अटक करके फोन बंद कर दिया। एक तो तुम्हारे भाई ने तो मेरे नाक में दम दे रखा है, एसपी मैं हूँ और हरकतें पुलिस वाली तुम्हारे भाई की हैं। 10 मिनट ये बंदा अपनी बहन से दूर नहीं रह सकता, तो जब मैं हमेशा के लिए तुम्हें रुखसत करवाकर अपने पास ले आऊंगा तो फिर मेरे ख्याल से ये सुबह शाम मेरे घर के चक्कर लगा लगा कर मेरा जीना हराम कर देगा। प्लीज मैं कितनी बार आपसे से कहा है, आप मेरे भाई के बारे में कोई गलत बात मत किया करें। भाई की चमची, अब भाई नामा बंद करने का वक्त आ गया है। अब से तुम घर जाकर शोहर नामा याद करना। शामिर ने इसकी कमर पर दबाव देकर झटके से अपने हाथ से लगाया। मेरी कमर से हाथ हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। वो शामिर के सख्त हाथ इस हाथ से दर्द से कर्रा उठी थी। तुम मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दो। इस सवाल ने मेरे दिल में ही बहुत दर्द कर रहा है। मिरहा, एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि मुझे मेरे सवाल का जवाब सच में चाहिए। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। सच और झूठ में फर्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। शामिर के चेहरे पर काफी सख्त तासुरात थे ये सवाल पूछते हुए। मिरहा, तुम लोगों की तरफ एक मेहमान आया हुआ है जो शक्ल से काफी सुलझा हुआ लग रहा है। वो कौन है और तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? मिरहा ने बहुत हैरानी के साथ डरते डरते ये सवाल शामिर से पूछा था, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है। अच्छा, वो शाजेब भाई। शाजेब भाई। मिरहा के मुंह से भाई सुनकर शामिर के दिल को ठंडक पहुंची थी, इसलिए वो शाजेब भाई को दोहराते हुए मुस्कुराया था। हाँ, कौन है वो? रोमान भाई के दोस्त हैं। और घर में इसका कितना आना जाना है। वो हमारे घर में क्यों आएंगे? बस कभी जब अम्मी की तबीयत खराब हो तो इस वक्त वो रोमान भाई के साथ सिर्फ अम्मी का चेकअप करने के लिए आते हैं और भाई इसे अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं। और जब वो घर आता है तो तुमसे बातें करता है? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा फिलहाल सवाल नहीं, सिर्फ मेरी बातों का जवाब दो। नहीं, वो मुझसे बातें नहीं करता और ना ही भाई को मेरा यूं किसी गैर आदमी से बात करना पसंद है। वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हारा भाई जितना अड़ियल और जिद्दी है, इतना गैरतमंद भी है। आज पहली बार रोमान शाह की किसी बात से ने शामिर के दिल को टच किया था। बस मिरहा, एक सवाल और, कभी इसने तुम्हें फोन किया है? रोमान शाह से चोरी छुपे तुम्हें प्रपोज किया है? तो मुझे आज ही बता दो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि इस बात को छोड़ दूंगा। मुझे कल को अगर कोई भी बात ऐसी पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पुलिस वाले अंदाज में धमकी देते हुए बोला। वो क्यों करेगा मुझे प्रपोज? कितनी गंदी बातें करते हैं आप। और क्यों मैं चोरी छुपे शाजेब भाई से फोन पर बातें करूंगी? मैंने तो आपका फोन भी जब आया था मैंने तो वो भी अम्मी जान को बता दिया था। तो फिर मैं शाजेब भाई से क्यों चोरी छुपे बातें करूंगी? वो मासूमियत से रोते हुए जवाब दे रही थी। इसकी मासूमियत पर इस वक्त शामिर का मर मिटने को दिल चाह रहा था। शामिर की पुलिस वाली तेज नजरें मिरहा की सच्चाई को देख रही थी। वो जिस तरह से तड़प कर रो रही थी, इसके आंसू में इसकी सच्चाई शामिर बासानी देख सकता था। सॉरी माई ब्यूटीफुल वाइफ, बस मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से ये सवाल पूछना लाजिम हो गया। असल में जब से मिरहा यहाँ पर आई थी, शामिर की नज़र मुसलसल मिरहा पर थी। और क्यों ना होती, आखिर वो बीवी थी इसकी, इस निकाह हो गया था और वो इसे देखने का पूरा हक रखता था। मगर शामिर ने यह चीज़ नोट की थी कि शाजेब की नज़रें भी मुसलसल मिरहा की तरफ ही उठ रही थी। इसकी नज़रों के जाविये को समझते हुए शामिर के दिल में आग लगी हुई थी। वैसे तो इसका दिल बार बार गवाही दे रहा था कि मिरहा जितनी मासूम है, इसका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। और जिस किस्म का मिजाज का बंदा रोमान शाह है, शामिर का दिल इस बात की भी गवाही दे रहा था कि वो कभी अपनी बहन को इतनी आज़ादी नहीं दे सकता कि वो किसी शख्स से अपनी पसंद का रिश्ता बनाए। मगर फिर भी वो अपने दिल की तस्कीन के लिए एक बार मिरहा से ये सवाल पूछना चाहता था। मिरहा, प्लीज रोना बंद करो। एक तो बीवी, तुम बात बात पर रोना शुरू हो जाती हो। चुप हो जाओ, नहीं तो नीचे जाओगी तो सब तुम्हारी रोई हुई आंखों का पूछेंगे तो क्या बताओगी कि तुम क्यों रो रही थी? मिरहा के माथे पर बड़ी मोहब्बत से शामिर ने अपने लब रखते हुए माथे को चूमा था। मिरहा के चेहरे पर इस वक्त हया के बेशुमार रंग बिखरे हुए थे।
वो मिरहा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिए हुए बड़ी हसरत से इसे निहार रहा था। मिरहा, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हें छूने का, प्यार करने का और अपनी सांसों से ज्यादा करीब करने का हक सिर्फ एएसपी शामिर मलिक को है। खुद को संभाल के रखना सिर्फ मेरे लिए, और शाहजेब भाई से दूर रहना, क्योंकि जितना मैं अपने तजुर्बे से देख सकता हूँ, इसकी नजरों में कुछ तो ऐसा था जो मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी आपकी तरफ नजरें उठाकर देखे। तुम मेरी तुम मेरी हो, और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर रुखसत करके ले आऊंगा, और तुम्हें अपनी निगाहों में इस तरह छुपा लूंगा कि कोई नजर तुम तक ना पहुंच सके। तब तक तुम खुद को मेरी अमानत समझकर अपनी हिफाजत करना। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर तक मामा आ जाएंगी, तो तुम भी चेंज करके नीचे आ जाना। और हाँ, अपनी इस वाली गाल को जरा दुपट्टे से ढांप के रखिएगा। शामिर ने इसकी राइट साइड वाली गाल को हाथ से टच करते हुए कहा। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। इतने से टच करने से तुम्हारी नाजुक गाल पर निशान पड़ गए। मुझे तो लगता था जब जब मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे प्यार करूंगा, इसके बाद 15 दिन तक तुम कमरे से निकलने के काबिल नहीं रहोगी।